हेलो एवरीबॉडी। आज का लेक्चर हमारा अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट की बात करते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार से अमेंडमेंट का प्रोसेस होता है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में ना, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस वक्त उन्होंने कहा था एक अमेंडमेंट का जो होता है ना प्रोसीजर रहना चाहिए, और ये हमारे पार्ट 20 में मेंशन किए गए थे। पार्ट 20 में लाइक सिंपल मेजोरिटी से, कोई भी सिंपल मेजोरिटी का केसेस ऑर्डिनरी बिल के माध्यम से अमेंडमेंट किया जा सकता है। बट आर्टिकल 368 में हमारा दो तरीके से अमेंडमेंट टाइप से अमेंडमेंट को प्रूव किया गया। फर्स्ट टाइप की स्पेशल मेजोरिटी के केस में हमारे जैसे मूल्य मूल्य अधिकार, ठीक है, मूल्य अधिकार, ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स की बात होती है। लेकिन स्पेशल जब हमारा फेडरल डिस्प्यूट या फेडरल का मामला आता है ना, उस केसेस में स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो अमेंडमेंट के केस में स्टेट का भी रोल माना जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे ना किस प्रकार से अमेंडमेंट किया जाता है। ठीक है, फिर लोकसभा और राज्यसभा में, क्या लोकसभा सिर्फ लोकसभा में अमेंडमेंट किया जाता है या लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किया जाता है? क्या जैसे हमारा कोई सा बिल, ठीक है, अमेंडमेंट बिल जब लाया जाता है तो क्या प्राइवेट मेंबर्स और गवर्नमेंट मेंबर्स दोनों ला सकते हैं, या सिर्फ प्राइवेट मेंबर्स ला सकते हैं, या सिर्फ गवर्नमेंट मेंबर्स ला सकते हैं? सेकंड क्वेश्चन एराइज होता है। थर्ड क्वेश्चन आता है कि हमारे अमेंडमेंट बिल, किसी भी तरह के अमेंडमेंट बिल को लाने के लिए क्या प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? थर्ड क्वेश्चन आते हैं, एराइज होते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन होता है कि क्या अमेंडमेंट की प्रोसेस को, हमारे अमेंडमेंट के प्रोसेस में क्या हमारे मूल संविधान के किस अनुच्छेद को अमेंडमेंट किया जा सकता है? ठीक है, क्या सारे अमेंडमेंट, सारे संविधान के अमेंडमेंट किया जा सकता है सर? और हम जब हम अमेंडमेंट की बात करते हैं तो उसके प्रोसीजर में हम ये भी देखेंगे ना कि अमेंडमेंट का रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, थोड़ी ब्लैक बोर्ड पे समझते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट की। ठीक है, अमेंडमेंट की प्रोसेस की बात करते हैं। फर्स्टली हम क्या देखते हैं, अमेंडमेंट को किसी भी, ठीक है, इनिशिएट किया जाता है, कहाँ पे लाया जाता है? देखो बात, इनिशिएट, इनिशिएट कहाँ पे किया जाएगा? क्या लोकसभा में किया जाएगा या फिर राज्यसभा में किया जाएगा? अब आती है इनिशिएशन। किसी भी बिल को, जब अमेंडमेंट बिल को लाया जाता है ना, उसका इनिशिएशन किस में किया जाएगा? लोकसभा में, ठीक है, या फिर राज्यसभा में। और बीच में क्या होगा? और किसी में भी, या तो इसमें आप ला सकते हो या तो फिर इसमें ला सकते हो। दोनों की किसी भी सदन में आप ला सकते हो, पार्लियामेंट के दोनों सदन में, किसी भी सदन में आप अमेंडमेंट बिल को ला सकते हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं लोकसभा। अब किस तरीके से उसे, किस बहुमत से, किस मेजोरिटी से उसे पास किया जाता है? दोनों के केस में हर हाउस को, इच हाउस को कितने स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं ना, तो देखो दोनों केस में क्या होगा? स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी की बात करेंगे। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी की बात करेंगे। ठीक है, दोनों केसेस में क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी के केस से पास किया जाता है। अब हमारा आता है ना कि जब स्पेशल मेजोरिटी की बात आती है तो इसमें क्या होना चाहिए? एक तो होना चाहिए टोटल स्ट्रेंथ का कितना? 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, और सेकेंडली क्या होना चाहिए? या तो एंड, देखो अब एंड दोनों होना चाहिए। ठीक है, ये ना कि एक ही। 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये दोनों देखो अमेंडमेंट का केस है। ठीक है, इसमें क्या है कि या तो 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, 50% से ज्यादा होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हमारा 540 मेंबर्स है ना, 540 मेंबर्स में कितने हो जाएंगे? कितने हो गए मेंबर्स? आप सोचो कितने होंगे? 270। 270 से प्लस होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए मेजोरिटी प्रूव करने के लिए। अब आते हैं ना 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, और ये भी रहना चाहिए 2/3, यानी 50% से ऊपर होगा, ये भी प्रूव करेगा और साथ ही साथ ये भी प्रूव करेगा। एंड न कि और,
किसी एक में नहीं, दोनों प्रूव होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी की बात हो रही है, दोनों से प्रूव करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, बिल को कहाँ ले जाएंगे, फिर देखो बिल को कहाँ ले जाते हैं, यहां से पास करने के बाद बिल एग्जैक्टली बिल कहाँ जाएगा, एग्जैक्टली बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास। किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, बिल किसके पास गया, प्रेसिडेंट के पास। यहां से बिल इनिशिएट होता है। ठीक है, देखो यहां से बिल इनिशिएट हुआ, लोकसभा या राज्यसभा किसी में एक सदन में इनिशिएट होगा। वहां से फिर क्या होगा, ईच हाउस, हर हाउस जो है ना, ये नहीं अलग अलग, दोनों एक साथ नहीं, ज्वाइंट सेशन कभी भी नहीं होता। ठीक है, ये अलग अलग हाउस क्या करेगा, ईच हाउस से स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट शैल गिव एसेंट, वो प्रेसिडेंट को देना होगा एसेंट, इस बात को याद रखना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। प्रेसिडेंट शैल गिव एसेंट, 100% आपको एसेंट देना होगा, किसको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो प्रेसिडेंट शैल गिव एसेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट शैल गिव एसेंट। अब देखो प्रेसिडेंट जब एसेंट देता है ना, तो ये बिल क्या हो जाता है, एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। देखो ये प्रोसेस जो है ना, क्या आप लोगों ने समझा, बिल इनिशिएट हुआ। ठीक है, बिल इनिशिएट होने के बाद दोनों मेंबर से पास किया गया। अब दोनों से पास होकर क्या होगा, बिल को फिर प्रेसिडेंट के पास शैल गिव एसेंट, फिर एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्ट बनता है। अब क्या बात हम करते हैं, बात करते हैं कि क्या स्टेट लेजिस्लेटिव को भी शामिल किया जाता है। 100% शामिल किया जाएगा। किस केसेस में, फेडरल रिलेशन के केस में। अब देखो कुछ चीजें ना दो तरीके के टाइप से होते हैं। ठीक है, फेडरल की बात करें, देखो फेडरल की बात करते हैं ना, तो दो तरीके से हम पास करते हैं। ठीक है, टाइप 2 में क्या होगा, सेकेंड क्या होगा, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट। ठीक है, हाफ ऑफ द स्टेट, क्या, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन बाय सिंपल मेजोरिटी। क्या, सिंपल मेजोरिटी। अब देखो ये हमारे सेकेंड केसेस हैं। ठीक है, अब किस क्या होगा, स्पेशल मेजोरिटी आपको देना होगा, या उसके साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट रेक्टिफाई करना होगा स्टेट के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा, स्टेट के द्वारा नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा, क्या, सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, तो किस किस तरह के इसमें मामले होंगे, फेडरल मामला होगा। किसका मामला होगा, फेडरल रिलेटेड, यानी जो हमारा स्टेट और सेंटर यूनियन दोनों का मामला, फेडरल रिलेटेड। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल इसके लिए ले। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में फर्स्टली क्या देखेंगे, आर्टिकल 53 एंड 54, इसमें क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। किसकी बात हो रही है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की। ठीक है, देखो यहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अब हमारा सेकेंडली क्या एग्जांपल ले सकते हो, सेवंथ शेड्यूल, जिसमें क्या होता है, सेवंथ शेड्यूल में हमारा सब लिस्ट जो है ना अलग अलग, जो हमारा सेवंथ शेड्यूल का पार्ट है, जैसे कहता है डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो सेवंथ शेड्यूल को ले सकते हो। ठीक है, सेवंथ शेड्यूल। ठीक है, अब हमारा कौन सा पार्ट अदर एग्जांपल हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, आर्टिकल 124 से 124 टू 147 किसकी बात करती है, सुप्रीम कोर्ट की। इसमें क्या, क्षेत्राधिकार, इसकी शक्ति का जो है ना, शक्ति को कम या ज्यादा किया जा सकता है, मोस्टली ज्यादा ही किया जाता है, क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जाता है। ठीक है, उस केसेस में क्या होगा,
इसके पास चेंज करने का पावर है, ठीक है, अमेंडमेंट लाकर चेंज कर सकता है। यानी क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। अब हमारा फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या, खुद आर्टिकल 368, खुद का आर्टिकल 368 जिसको अमेंडमेंट किया जा सकता है, ठीक है, आर्टिकल 368, ठीक है। इस प्रकार से ना इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से हम चेंज करते हैं। अब चेंज करने की प्रक्रिया आप लोगों ने देखा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ना, किसकी बात करेंगे, इसमें किसी भी तरह का जो होता है ना ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता। ज्वाइंट सिटिंग क्यों नहीं होता, क्वेश्चन आता है ना, ज्वाइंट सिटिंग क्यों नहीं होता। ज्वाइंट सिटिंग इसलिए नहीं होता क्योंकि डेडलॉक की कोई सिचुएशन नहीं होती। जैसे हमारा क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा जब हमारा 6 मंथ तक किसी बिल को पास नहीं करते तो एक डेडलॉक का सिचुएशन ऑर्डिनरी बिल में बनता है, जिसमें ज्वाइंट सेशन की कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति बुला सकता है, ठीक है। और उसकी अध्यक्षता कौन करती है ज्वाइंट सिटिंग की, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिसमें स्पीकर करेगा, या वो नहीं है तो ड्यूटी स्पीकर करेगा, ड्यूटी स्पीकर अगर एब्सेंट होता है तो फिर ड्यूटी चेयरमैन करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ना इसमें किसी भी डेडलॉक का सिचुएशन नहीं आता। अगर ये बिल पास हुआ है तो ये बिल लैप्स कर जाएगा। अगर राज्यसभा नहीं मानती है उस चीज को, अगर राज्यसभा में पास नहीं होता है बिल, वो बिल लैप्स कर जाता। तो इसमें कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता, किसी भी तरह का नो ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। अब देखो ज्वाइंट सिटिंग की बात करें ना तो इसमें क्या होगा, 3 चीजें याद रखनी है। 3 चीजें कौन कौन सी याद रखनी है आपको, चलते हैं, ठीक है। नो ज्वाइंट सिटिंग, नो ज्वाइंट सिटिंग। अब देखो एक वीटो पावर जैसे सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, या फिर क्या एब्सोल्यूट वीटो, इसकी बात जब हम करते हैं ना तो किसी भी तरह का वीटो का पावर नहीं होता, ना वो रिजेक्ट कर सकता, ना ही उसे रिटर्न कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को ना ही रिटर्न कर सकता, ना ही रिजेक्ट कर सकता। इसलिए प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं होती इसके इस केस में, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे, नो वीटो पावर, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, अब किसी भी तरह का ना स्टेट लेजिस्लेटिव का इनिशिएट करने में किसी भी तरह का रोल नहीं होता। इनिशिएशन में क्या होता है, किसी भी तरह का नो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रोल इन इनिशिएशन ऑफ बिल। किसी भी तरह का क्या होता है, ये 3 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। नो ज्वाइंट सिटिंग, नो वीटो पावर, नो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रोल इन इनिशिएशन ऑफ द बिल। अब किसी भी तरह का इनिशिएशन नहीं कर सकता स्टेट लेजिस्लेटिव, उस बिल को ला ही नहीं सकता स्टेट में, ठीक है। सिर्फ पार्लियामेंट में ये बिल इनिशिएट किए जाते हैं, ठीक है। अब बात करें रोल की, रोल आपने देखा कि मूल अधिकार को चेंज कर सकता है। आप ऑर्डिनरी बिल की बात करें ना, ऑर्डिनरी बिल जो मनी से रिलेटेड ना हो, जो फाइनेंस से रिलेटेड ना हो, उन सभी जो ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी टाइप के बिल होते हैं ना, केसेस होते हैं, उन बिल को ऑर्डिनरी बिल माना जाता है, ठीक है। तो उसमें डेडलॉक सिचुएशन भी होता है, रिटर्न पॉकेट वीटो का भी इस्तेमाल होता है, ज्वाइंट सीटिंग भी होती है, ठीक है। तो अब इस तरह के हम लोग छोटे छोटे पॉइंट को समझें, ठीक है। देखो दो हम पीपीटी में बना रखा है, तो पीपीटी को भी देखते हैं, ठीक है। पीपीटी में भी देखो टाइप ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है, जो आप लोगों ने देखा था, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाएगा। मेजोरिटी ऑफ मेंबर रिप्रेजेंटेटिव वोटिंग, जितना प्रेजेंट रहेगा और जितना वोट करेगा, ठीक है। जो प्रेजेंट, अगर 10 मेंबर ही प्रेजेंट है तो 10 मेंबर में ही क्या होगा, मेजोरिटी प्रूव किया जाएगा। 5 से ऊपर रहेगा तो वो बिल पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिटीजनशिप, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ये सभी बिल लाए जाएंगे। फिर स्पेशल आर्टिकल 368, अभी हम लोगों ने इस आर्टिकल को पढ़ा, इसमें स्पेशल मेजोरिटी का केस, यहाँ स्टेट रेटिफिकेशन 2 तरह के, जैसे हमारी ये टोटल स्ट्रेंथ का मेंबर होना चाहिए, साथ ही 2/3% और वोटिंग होना चाहिए, इसमें फंडामेंटल राइट डीपीएसपी, ठीक है, उदाहरण में। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सिंपल मेजोरिटी में
देखो स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट रेक्टिफिकेशन, ठीक है। इसमें कौन सा प्रेसिडेंट इलेक्शन, साथ ही साथ हम लोगों ने प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद क्या क्या पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकता है, ठीक है। दूसरी थर्ड चीज, थर्ड पॉइंट, आर्टिकल 368 खुद में अमेंडमेंट किया जा सकता है, ठीक है। फिर हमारा कौन सा, एक आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 255 तक, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन का जो होता है ना, उस केसेस में भी चेंजेस कर सकता है, ठीक है। तो इन तरह के अधिकार दिए गए हैं किसमें, ये हाफ ऑफ द रेक्टिफिकेशन जहां पे आते हैं मामले, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द रेक्टिफिकेशन, इन सभी के उदाहरण है, ठीक है। तो ये हो गए। फिर अब नेक्स्ट पीपीटी में आप क्या देखोगे, ये देखो वही जो स्पेशल मेजोरिटी हाफ ऑफ द स्टेट है ना, ये सभी इस केसेस में किस प्रकार से रेक्टिफाई किए जा रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड अगर हो रहा है तो इसमें क्या होगा, नो ज्वाइंट सिटिंग, किसी भी तरह का ज्वाइंट सिटिंग, अमेंडमेंट कांट बी इनिशिएटेड बाय स्टेट, स्टेट के द्वारा किसी भी तरह का इनिशिएशन नहीं लाया जा सकता। ये दो पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है। नो वीटो पावर, यहाँ वीटो पावर भी लिख दो, ठीक है, नो वीटो पावर, ठीक है, वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। इन तरह के ये 3 पॉइंट तो आपको याद ही रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है ना, हम चलते हैं इस पार्ट में, नेक्स्ट कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। अब देखो क्वेश्चंस की बात आती है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन एक देखो क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें सिंथेसिस ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सही बात है, दोनों का मिक्सचर बैलेंस है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो रिजिडिटी भी है कुछ केसेस में फ्लेक्सिबल है, जैसे हमारा तो होता है ना, जैसे ब्रिटेन का क्या कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, इस तरह से यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो रिजिड है, पूरी तरह से रिजिड है, ठीक है। अगर दोनों को मिला के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दोनों का बैलेंस रूप है, ठीक है। तो ये पॉइंट सही है पहला। दूसरा, द आर्टिकल 360 इज कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 14 में नहीं है, आर्टिकल कितने पार्ट, किस पार्ट में है, 20, पार्ट होगा कौन सा, 20, पार्ट 20 याद रहेगा, कौन से पार्ट है, 20, इस पार्ट को याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या हम लोग देखते हैं कि अपॉन 368 आवर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड कंस्टिट्यूशन पावर ओवर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन ऑफ द यूनियन स्टेट, देयर इज नो सेपरेट बॉडी फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कर रहा है हमारे पास जो है ना ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन ऑफ द यूनियन के केस में, ठीक है। अब देखो आर्टिकल ये हमारा क्या कहता है, ज्वाइंट सेटिंग इज एप्लीकेबल ओनली द ऑर्डिनरी बिल नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बोल रहा है, ये जो हमारा क्या बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है कि सिर्फ जो है ना क्या होता है, प्रोसीजर ज्वाइंट सेटिंग का एप्लीकेबल किसमें होता है, ऑर्डिनरी बिल में, किसी भी तरह का अदर केस में नहीं होता है। इस क्वेश्चन आर्टिकल कर रहा है ना, on ordinary legislation of the union and state there is no separate body for amending, ऐसा कुछ नहीं है, सेपरेट बॉडी नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये पहला दूसरा सिर्फ सही है, ठीक है। इस प्रकार से फिर थर्ड में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन की बात करें, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो थर्ड में कर रहा है कि प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्रायर रिकमेंडेशन की बात बोल रहा है प्रेसिडेंट की। देखो किसी भी तरह का ना प्रायर रिकमेंडेशन नहीं होता, किसके केस में, अमेंडमेंट बिल के केस में। तो अब देखो अमेंडमेंट बिल के केस की बात करें, इंट्रोड्यूसिंग एनली बिल ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नोट रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कुछ गलत लग रहा है, नहीं लग रहा है। ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नीड्स टू बी passed by the majority of total membership of the house majority and membership of 2/3 of present and voting, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब कह रहे 24 constitutional 90 made obligatory of the president to give his assent to the constitutional amendment bill। ये क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है बताओ,
देखो ये हमारा डायरेक्ट गलत हो जाता है। अब ये देखो कैसे गलत हो गया, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल नीड्स टू बी द पास्ड बाय द मेजोरिटी, ये हमारे सही है, ठीक है, क्योंकि ऑब्लिगेटरी होता है, देना ही देना पड़ता है, ठीक है, प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ेगा, प्रेसिडेंट शैल गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, तो ये सही है। लेकिन इसके सिर्फ ऑल जो लिखा है ना, इस शब्द को याद रखना है, ठीक है, ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, फेडरल का मामला जब आएगा तो स्टेट भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा, हाफ ऑफ द स्टेट क्या होगा, रेक्टिफिकेशन बाय सिंपल मेजोरिटी से प्रूव करना होगा स्टेट के द्वारा, तो इस केसेस में गलत हो जाती है, तो ये क्या हो गए हमारी 1 and 3, ठीक है, 1 and 3 देखो कहीं पे है, नहीं है, नन ऑफ द अबव। अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ना कि हमारी जो विच ऑफ द अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी से कौन प्रूव कैन बी अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजोरिटी, प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, कोरम ऑफ द पार्लियामेंट, सेवेंथ शेड्यूल। देखो ये दो केसेस है ना, ये दो केस, ठीक है, सॉरी देखो ये दोनों केसेस, ठीक है, और ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, कोरम ऑफ द पार्लियामेंट, ये तीनों केसेस ये सिंपल मेजोरिटी से पास किए जा सकते हैं, 1 and 2 and 3, ठीक है, आंसर तो ये होगा। लेकिन सेवंथ शेड्यूल और जीएसटी ये दोनों फेडरल मामला है, इसमें स्टेट को भी क्या होगा, रिप्रेजेंट करना होगा, स्पेशल मेजोरिटी लगानी होगी, किसी भी तरह का अमेंडमेंट करने के लिए क्या होगा, स्पेशल मेजोरिटी लगानी होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ना, तो हम देखते हैं किस प्रकार से अमेंडमेंट बिल जो है ना लागू होता है, ठीक है। अब देखो आइडेंटिफाई द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस इंडिया की बात हो रही है, ठीक है, अब हम यूएस इंडिया की बात करें तो देखो अब क्या लिखा है, इनकरेक्ट डिफरेंस बिटवीन द, इनकरेक्ट को चूज करना है, ठीक है, इनकरेक्ट को चूज करना है। अब कह रहा है द पावर, अब कह रहा है इन इंडिया हाफ ऑफ द स्टेट आर रिक्वायर्ड टू गिव assent to the amendment provision, but in USA 3/3 of the state is required to give its assent। बिल्कुल सही बात है यार, हाफ ऑफ द स्टेट इसमें लगता है, इसमें क्या होता है, इसमें ये हमारा, अब कह रहा है द पावर टू इनिशिएट द अमेंडमेंट लाइज विथ द स्टेट लेजिस्लेचर टू इन यूएस अनलाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा क्या है, इनिशिएट नहीं किया जाएगा, ये गलत है यार, डायरेक्ट दो गलत है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू अमेंडमेंट वेस्टेड अलोन इन इंडियन पार्लियामेंट एंड द अमेरिकन कांग्रेस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट इज वेस्टेड अलोन इन इंडियन पार्लियामेंट, ये गलत है, उसमें स्टेट में भी किया जाता, ठीक है, ओनली वन सही है, ठीक है, इस बात को याद रखनी है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब ये किसने दिया, रिजिड एंड परमानेंट, देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ज्यादा ये नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है इफ यू मेक एनीथिंग रिजिड एंड परमानेंट यू स्टॉप द नेशन ग्रोथ, द ग्रोथ ऑफ लिविंग वाइटल ऑर्गेनिक पीपुल, स्टेटमेंट किसका है, ये सिंपल याद करने वाला क्वेश्चन है, जैसे होता है ना किसी किसी का स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट किसने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, JLNN, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको याद रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसको, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ये सिंपल आंसर ही याद रखना है, ठीक है, क्लियर कट। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ना, अब कह रहा है कि देखो आइडेंटिफाई द करेक्ट बिल व्हिच मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजॉरिटी, किसके केस में लगेगी स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी किस केस में लगती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, देखो ये है आंसर ही है, और क्वेश्चन यहीं से शुरुआत हुआ था हमारा पूरा चैप्टर ही, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। देखो प्राइवेट मेंबर बिल किसको बोलते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट मेंबर बिल समझ रहे हो, गवर्नमेंट मेंबर बिल उसे बोलते हैं ना जो मिनिस्टर के द्वारा लाए जाते हैं,
अगर मिनिस्टर के द्वारा जो अदर मिनिस्टर जैसे नॉमिनेटेड मेंबर के द्वारा भी कुछ लाए जाते हैं बिल, उन सभी बिल को क्या बोलते हैं, उन सभी बिल को क्या बोलते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, मिनिस्टर को छोड़ के अदर जो एमपी चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे इलेक्टेड हो जो लाते हैं बिल, उनके इसको प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में किसी भी तरह का गवर्नमेंट या प्राइवेट मेंबर नहीं, सभी मेंबर किसी भी मेंबर को लाया जा सकता है, या लोकसभा का राज्यसभा का, नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो, किसी भी तरह के मेंबर क्या कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, बिल को, इसलिए याद रखना है इस पॉइंट को। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है ना, मार्क द अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट की बात करें, अब कर मार्क द करेक्ट इवेंट ऑफ द हैपेंड व्हेन राज्यसभा रिजेक्ट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय द लोकसभा। अगर लोकसभा से पास हो जाता है, राज्यसभा रिजेक्ट कर देता है, तो बिल नॉट बी टेकन फर्दर विल बी ड्रॉप्ड। क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। बिल्कुल सही है। देखो, बिल कभी भी वो राज्यसभा में जैसे ज्वाइंट सिटिंग या डेडलॉक कंडीशन नहीं होता। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में डेडलॉक का सिचुएशन नहीं होता है, बिल लैप्स कर जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट सही है। अब कह रहा है एक ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं होता। और सर बिल शैल बी डीम्ड टू हैव बी पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इफ लोकसभा पासेस इट अगेन टू इफेक्टिव, ऐसा कुछ नहीं, इफेक्टिव मेजोरिटी की बात ही नहीं हो रही है। द बिल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ, ऐसा कुछ नहीं हो, किसी भी ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये बिल क्या होगा, लैप्स हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखना है, लैप्स क्या होगा, लैप्स हो जाएगा। बिल उसी समय लैप्स हो जाता है। ठीक है, लैप्स, इसमें कोई डेडलॉक कंडीशन नहीं लागू होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट अमेंडमेंट बिल कब आया, 1951, याद रहेगा 1951। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब कह रहा है ना, ये क्वेश्चन क्या है कि टेंटेटिव ऑथराइज्ड अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन किस कब हुआ था, आर्टिकल 58, ये याद रखना है, आर्टिकल 58। अब कह रहा अमेंडमेंट प्रोवाइड बाय द अथॉरिटी टेस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी, हिंदी की बात हो रही है, हिंदी की बात हो रही है, तो कब, 58 की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जनरल है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, हमारा देखो अब तीन, ये तीन जो केसेस है ना, मिनर्वा मिल और क्या बोलते हो केशवानंद भारती और IR कोहलो केस, ये तीनों याद रख रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें कौन से केसेस लागू हो रहे हैं, आर्टिकल 21 डील विद आर्टिकल 14, आर्टिकल प्रिंसिपल अंडरलाइनिंग देम। अब कह रहा है कि हमारा कौन सा केस लागू होगा, केशवानंद भारती, कौन सा केस लागू होगा, अब बताओ, सोच के बताओ। ठीक है, सोच के बताओ। देखो हमारा क्वेश्चन आप लोगों ने सोचा, ठीक है, तो ये कौन सा होगा, IR कोलेरो केस, ये केशवानंद भारती नहीं होगा। केशवानंद भारती केस में क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात होती है, केम इनटू फोर्स, फोर्स में आता है। ठीक है, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर की बात होती है इसमें। और हमारा मिनिमम मिल, ये भी याद रखना है। ठीक है, ये तीनों केसेस आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमारा याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सभी क्वेश्चन जनरल है। ठीक है, अब कह रहा है कि हमारा जो एवोल्यूशन ऑफ, अब देखो इस केस में क्या होगा कि which of the following member of parliament has power to amend the constitution by simple majority,
सिंपल मेजोरिटी से कौन कौन सा पास किया जा सकता है, बताओ। सिंपल मेजोरिटी से कौन कौन सा पास किया जा सकता है? मुझे तो लग रहा है सभी, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जज, अपॉइंटमेंट या सैलरी की बात हो सकती है, अल्टरेशन ऑफ नेम बाउंड्री एरिया ऑफ स्टेट, ये भी हो सकता है, एबोलिशन ऑफ अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, एबोलिशन हो सकता है, ये ऑल हो जाएगा। क्या होगा? ऑल, सभी के सभी, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का क्या होता है, किसी भी तरह का वो नहीं होता, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। प्रेसिडेंट शेल गिव हिज असेंट, याद रहेगा, प्रेसिडेंट शेल गिव हिज असेंट, प्रेसिडेंट को देना ही पड़ेगा, ठीक है। अमेंडमेंट बिल के आफ्टर पासिंग ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट देन प्रेसिडेंट शेल गिव हिज असेंट, 100% देना होगा, इस बात को याद रखें। किसमें दिया है? 24वां 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में दिया, अमेंडमेंट में दिया गया है इस रूल को, ठीक है। प्रेसिडेंट के द्वारा शेल गिव असेंट 100% देना होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा एनर्जी के साथ, ठीक है। अब थोड़ी सी एनर्जी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये हमारा पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये केशवानंद भारती बेसिक स्ट्रक्चर वाला ये क्वेश्चन आपने पढ़ा था, ठीक है। ये तीनों केसेस गोलकनाथ, ये सब याद रखनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कह रहा है कि इज लिमिटेड इंक्लूड पावर टू अमेंड वे ऑफ एडिशन वेरिएशन रिपील। अब कह रहा पावर ऑफ पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन क्या किस केसेस में कर सकता है? डज नॉट फेस प्रोसीजरल कंस्ट्रेंट्स एंड लिमिटेशन, exist outside the constitutional framework, is unrestricted by any limitation, amend by way of addition, variation, repeal of provision of the constitution। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट हुई, ठीक है, याद रखनी है इस चीज को। अब कर रहा है ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, देखो आर्टिकल आउटलाइन है ना, ठीक है, 368 की बात, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन ओनली बी इनिशिएटेड इंट्रोड्यूसिंग बिल इन लोकसभा, बिल्कुल गलत है, ठीक है। इस बात को बिल्कुल गलत हम करते हैं, ठीक है, किसी में भी किया जा सकता, एक गलत है, यानी ये दोनों ऑप्शन भी गलत होगा 100%। 34 देखना है, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बिल आर कंसाइड बाय पब्लिक विल रिक्वायर इंट्रोडक्शन बाय मिनिस्टर, ऐसा गलत है। देखो दो भी गलत हो गया, दो गलत होने से क्या होगा, ये भी गलत हो गया, यानी 3 4 सही है, सी नंबर। देयर इज नो नीड टू प्रायर रिकमेंडेशन, ये बात है इंट्रोड्यूसिंग बिल, द बिल मस्ट बी रिसीव अप्रूवल इन हाउस थ्रू स्पेशल मेजोरिटी, ये दोनों सही है। देखो ऑप्शन के हिसाब से भी छोड़ सकते हो ना, ऑप्शन के हिसाब से भी किसी आंसर तक पहुंच सकते हो इजीली, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा ये अमेंडमेंट जो एक्ट है ना, ये सब थोड़ी बहुत याद रखनी है, ठीक है। देखो अब इसमें हमारा कुछ ना पार्लियामेंट्री फीचर है, ठीक है, चेंजिंग द नेम ऑफ द स्टेट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन अचीव थ्रू ए सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, क्या होगा, ये गलत है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट, हाँ बिल्कुल, टाइम फ्रेम, नो टाइम फ्रेम इज आइडेंटिफाइड, ठीक है, बाय पार्लियामेंट, किसी भी तरह का टाइम फ्रेम निश्चित नहीं है, ये भी गलत। अब देखो एवं करेक्ट को खोजना है ना, ओनली 3 पार्लियामेंट फंक्शन एज ए कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो है ना एवं, अब ये क्वेश्चन पता नहीं पूरा तो है नहीं। अब देखो ये अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री, चौवन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये तो आंसर ही डायरेक्ट आप कर सकते हो,
द रेक्टिफिकेशन किसके, आर्टिकल 54, ये तो आपको डायरेक्ट अनुभव है 53 और 54 की। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये डी नंबर तो डायरेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये आपने पढ़ा ही था, अभी एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा था, तो ये डायरेक्ट आंसर पे ही पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, कर रहा है राज्यसभा शेयर, अब क्या कर रहा है, राज्यसभा शेयर इक्वल पावर विथ लोकसभा इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो राज्यसभा लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के केस में दोनों के पास एक जो होता है इक्वल पावर होता है। अब ध्यान रखना कि कुछ अनइक्वल पावर भी है, स्पेशल राज्यसभा के स्पेशली पावर है। आर्टिकल 249, आर्टिकल 312, 312, ठीक है। ये दो आर्टिकल को याद रखना, जिसमें ज्वाइंट पब्लिक सर्विस का भी स्थापना कर सकता है, किसी भी तरह का जो पब्लिक सर्विस का स्टेट में अगर कहता है तो। और आर्टिकल 249 में क्या था वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से दो पावर दिए गए हैं वो स्पेशल। अदरवाइज आप क्या देखते हो किसके रिगार्डिंग, अमेंडमेंट ऑफ द बिल, आंसर डायरेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ना हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है, कुछ चीजें समझते हैं ना फास्टली। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो मेमोराइज करोगे, ठीक है, फटाफट मेमोराइज करना है। कैसे करना है, आपने एक आर्टिकल अमेंडमेंट लिखा, अमेंडमेंट लिखा, ठीक है। आर्टिकल कौन से, पार्ट भी लिख दिया, पार्ट को डाल दोगे, ठीक है। फिर क्या डालोगे, कौन कौन से केसेस होते हैं, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। फिर स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी में भी दो केसेस होते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपने देखा स्पेशल मेजोरिटी, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट, स्टेट रेक्टिफाई, ठीक है। इस प्रकार से ना फास्टली लिख लिख के रिवीजन करोगे, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक पेज में रिवाइज सारे चीज होना चाहिए, ठीक है। आपने एक जगह लिख लिया, एग्जाम्पल दोनों का लिख लिया, इसमें कौन कौन से आर्टिकल लिखोगे, कौन सा 53, ठीक है, एंड 54, फिर आर्टिकल 124 टू 147, आर्टिकल 245 टू 255, ठीक है। इस केसेस में फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फिर डीपीएसपी, ठीक है। तो इस प्रकार से ना रिवाइज कर लोगे, क्वेश्चंस को करोगे, फिर डाउट वाले को सिर्फ उसको बार बार जो है रिपीटेशन रिवीजन करनी है। थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो जुडिशरी का पार्ट है वो पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।